अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे मैं एक बिल्कुल मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके साथ करना चाहूँगा। उम्मीद है आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। बारहा इस तरह होता है कि मुझसे मेरे जो मरीज़ान हैं वो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो नफसियाती दवाइयाँ आप लिखते हैं, क्या हमें इन दवाइयों की आदत पड़ जाएगी और हम इसके आदी हो जाएंगे, या आम अल्फाज में ये कहें कि क्या इन दवाइयों से हमें नशा हो जाएगा और हम सारी ज़िंदगी ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहेंगे। और बहुत सारे शुकूक व शुबहात और तवाहमात नफसियाती दवाइयों के बारे में हमारे माशरे में कॉमन है, जिसमें से कुछ तो ठीक हैं और कुछ जो हैं वो बेसलेस हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि ज़रा कुछ नफसियाती अद्वियात के बारे में बात कर ली जाए और आपके शुकूक व शुबहात जो हैं इन अद्वियात के बारे में उनको दूर किया जाए। अच्छा, जिस तरह इस दुनिया में मुख्तलिफ़ शोबों में वक्त गुज़रने के साथ तरक्की हुई, उसी तरह नफसियाती दवाइयों के बनने में, उनके ईजाद होने में और उनके मौसर होने में बहुत तरक्की हुई है। आज से कुछ 20 साल पहले या उससे भी पहले वाकई ही नफसियाती दवाइयाँ ऐसी होती थीं कि जिनसे इंसान सोया रहता था और उसको उसकी आदत पड़ जाती थी और वो साल साल वो अद्वियात खाता रहता था। लेकिन साइंस की तरक्की की बाद अब इतनी स्पेसिफिक दवाइयाँ आ गई हैं, या इतनी टारगेटेड दवाइयाँ आ गई हैं, या इतनी क्लियर दवाइयाँ आ गई हैं कि वो ख़ास दिमाग के उस हिस्से पे असर करती हैं जो हिस्सा किसी भी नफसियाती बीमारी में इन्वॉल्व होता है और उसको ठीक करने में मदद देती है। अच्छा, ये सब तरक्की आई है सीटी स्कैन, एमआरआई और परफ्यूजन स्टडीज़ के आने से, इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राम के आने से, और बहुत सारी ऐसी ईजादात जो साइंसदानों ने की हैं, जिसके बाद दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों के फंक्शंस कि वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर कैसे केमिकल्स हैं जो कम या ज़्यादा हो जाते हैं नफसियाती बीमारियों में, उसका इदराक होने से नफसियाती जो अद्वियात हैं वो स्पेसिफिक हो गई हैं और वो बहुत सेफ़ हो गई हैं, और अब वो आप बग़ैर किसी डर या खौफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर, न्यूरोकेमिकल्स का या हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती हो जाती है, तो ये नफसियाती दवाइयाँ उस केमिकल को पूरा करती हैं और उसके बाद उस बीमारी का मुकम्मल और मौसर इलाज होता है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं आपसे, जब भी आप किसी माहिर नफसियात को दिखाएं तो उससे तफसीलन उस दवाई को ज़रूर डिस्कस करें जो उस माहिर नफसियात ने आपको तजवीज़ की है, और उस दवाई के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उससे ज़रूर पूछ लें, ताकि आप ज़हनी तौर पे उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तैयार रहें। और साथ ही उनसे ज़रूर पूछें कि डॉक्टर साहब, ये दवाई कितनी देर बाद असर करेगी, कितनी देर मुझे ये दवाई खानी पड़ेगी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अमूमन नफसियाती दवाइयाँ जो हैं ये 2 हफ्ते का वक्त लेती हैं अपना असर शुरू करने में, और ये इसका तालमेल दिमाग और जिस्म के साथ आने में 5 से 7 दिन लगते हैं, और अमूमन ये दवाइयाँ आपको 6 महीने तक लेनी पड़ती हैं, और इन दवाइयों को अचानक बंद नहीं किया जा सकता, उससे दिमाग पे मुज़र असरात होते हैं। इन दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता करके अपने माहिर नफसियात के मशवरे से इनको बंद किया जाता है। इसी तरीके से अगर एक दवाई एक ग्रुप की आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उसी ग्रुप की बहुत सारी और अद्वियात हैं जो आप अपने माहिर नफसियात से मशवरा करके ले सकते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं चाह रहा था आपको बताई जाएं, ताकि आप अपना जो भी नफसियाती मर्ज़ लाहक है उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। और जिस तरह मैं अपनी हर गुफ्तगू में कहता हूँ, इस गुफ्तगू में दोबारा कहूँगा कि नफसियाती अमराज उसी तरीके से अमराज हैं जैसे जिस्म के दूसरी बीमारियों के अमराज हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और खुदा न खास्ता ये मर्ज़, नफसियाती मर्ज़, किसी तावीज़ के करने से या किसी जिन भूतों के असर से नहीं होता, और ना ही ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके शकूक व शुबहात इस बारे में
اب کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں, اور نفسیاتی دوائیوں کے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے میں ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.